एवरीवन, आज हम जो पॉलिटिकल साइंस का जो 6 लेसन है राजनीतिक दल, उसका जो रिमेन पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने राजनीतिक दल क्या हैं, उनकी क्या कार्य हैं, उनकी ज़रूरत क्यों होती है और राष्ट्रीय दल कौन कौन सी हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय दलों के बारे में। हमने राष्ट्रीय दल 7 हमारे देश में राष्ट्रीय दल हैं, जिनकी तीन चार स्टेटों में जिनकी जो सीट लेते हैं और उनका कुछ परसेंट जो 4% या कितना परसेंट है वो उनको वोट लेनी पड़ती है राज्यसभा में, टोटल उसका लेना पड़ता है। तो अब है क्षेत्रीय दल। इन 7 पार्टियों के अलावा जो हमने ऊपर पढ़ी, इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल भी हैं, इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं, जैसे बीजू जनता दल है, सिक्किम में लोकतांत्रिक मोर्चा है, मिज़ो नेशनल फ्रंट है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर बहुत ही सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक अगर हम देखें तो किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है, जिससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। अब हम इस मैप में देखते हैं कि हर जो राज्य है उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बारे में और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ दर्शाया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पंजाब का लें। पंजाब में 2 क्षेत्रीय दल हैं, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी। देखो, आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, इसकी अन्य देशों में भी अन्य राज्यों में भी इसके वो हैं। तो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में, लेकिन पंजाब में उसको इतना बहुमत नहीं मिला है। जैसे हरियाणा में है भाई कांग्रेस बीजेपी तो है ही है, इसके अलावा एक पावरफुल एक जो वो है इंडियन नेशनल लोक दल है, या हरियाणा जनहित कांग्रेस है। ठीक है, ये क्या है, ये क्षेत्रीय दल है। तो इस तरह से इस मैप में आपको हर स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय दलों के बारे में बताया गया है। बाकी अगर ऑल ओवर इंडिया में देखें तो लगभग 750 क्षेत्रीय दल हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं। भाई राष्ट्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, उनको किस तरह की चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसमें पहला जो आ जाता है हमारा, ये मैं सीधा डिटेल, ये आगे का इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली जो चुनौती आपकी आ जाती है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव रहता है। इसमें आप हेडिंग यही डाल लोगे कि राजनीतिक चुनौतियां जो हैं, पहली है आंतरिक लोकतंत्र का न होना, तो इसमें, या आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आधुनिक लोकतंत्र में इसमें यही बताया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र में जो हमारी राजनीतिक दलों की सारी ताकत कुछ एक नेताओं के हाथ में होती है। में पार्टियों के जो और अदर सदस्य होते हैं उनकी खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं और न ही आंतरिक चुनाव होते हैं। कुछ पार्टी के जो नेता होते हैं उनके पास ही सारी शक्तियां होती हैं, वो पूरी पार्टी के बिहाफ पर खुद ही निर्णय ले लेते हैं, और बाकी कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको उन फैसलों के बारे में पता भी नहीं होता। तो पार्टी के नाम पर जो सारे फैसले लेने का अधिकार है उस पार्टी के जो नेता हैं, जो इम्पोर्टेंट नेता हैं, वो हथिया लेते हैं। मैं क्लास लेती हूँ। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के एक बड़े, अब इसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे कि बर्लुस्कोनी कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इटली के थे, और बड़े व्यवसायियों में से एक थे। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता थे। ठीक है,
या एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि फोर्जा इतालिया का नेता कौन था, बर्लुस्कोनी था, या बर्लुस्कोनी कौन से उसके नेता थे, फोर्जा इतालिया के थे। ठीक है, उनकी कंपनी कई टीवी चैनल और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है, यानी कि अब इसमें क्या दिखाया गया है इस कार्टून में कि किस तरह से बाकी जो हैं वो उनके हाथों की कठपुतलियां हैं बाकी सदस्य। ठीक है, दूसरी चुनौती जो इसमें मेन आ जाती है वो है वंशवाद की चुनौती। ठीक है, अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर जाने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। जो लोग नेता होते हैं वो क्या चाहते हैं, या तो वो अपने ही बच्चों को या अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को जो है लाभ देना चाहते हैं, और इसलिए वो चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो, वो अपने ही जो भी अनुभवहीन हैं, बिना जनाधार वाले हैं, उन लोगों को उन पदों तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो पहुंच भी जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित हमें पूरी दुनिया में दिखाई देती है। हमें जो दिखाई देता है कि जैसे जो नेता है वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को या अपने भाई को, इस तरह से अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर उन्हें पद दिलवाना चाहते हैं। तो ये क्या है, वंशवाद की चुनौती है, यानी कि चाहे वो योग्य है या नहीं है, उनको वो लोग पद दिलवाना चाहते हैं। तीसरी जो चुनौती इसमें हमारे सामने जो आ जाती है वो है चुनाव के समय, यानी कि आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, जो इसमें हम बोल सकते हैं कि पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। यानी कि जिसके पास पैसा है वो क्या करते हैं, कई बार जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टियों में जो कई बार पार्टी ऐसे लोगों को भी वोट देती है, ना उम्मीदवार बना देती है जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति होती है, और वो कई बार गलत तरीक़ों से जीतकर चुनाव भी जीत जाते हैं। तो इस तरह से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सत्ता में आ जाते हैं, और वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक जो चुनौती है कि दलों के बीच आपराधिक तत्वों की घुसपैठ को रोकना। फिर नेक्स्ट जो चुनौती आती है विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नहीं होता। सार्थक विकल्प का अर्थ होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो, जबकि क्या होता है कि जो मेन पार्टियां होती हैं सभी का एजेंडा एक होता है। सभी कहती हैं हम विकास करेंगे, हम रोज़गार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब सबके सेम एजेंडा होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं होता कि अगर इसको वोट दिया तो ये कौन सा खास करने वाली है और इसको दिया तो ये कौन सा। यानी कि दलों के सामने एक चुनौती क्या है, विकल्पहीनता की चुनौती है, और इससे दलों के बीच जो वैचारिक अंतर है वो कम होता जा रहा है, यानी कि सबकी जो विचारधारा है वो एक जैसी सी लगती है। अब बात आती है कि राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जा सकता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों को सुधारा जाए। अब ये चुनौतियां तभी तो हम फेस कर पाएंगे जब राजनीतिक दल सुधारे जा सकें। तो उनको सुधारने के लिए देखो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो आ जाता है बेटा, सांसदों और विधायकों को दल बदल करने से रोकने का संविधान और संशोधन लागू किया। यानी कि कई बार बहुत बार हम देखते हैं कि जो प्रतिनिधि या मंत्री हैं वो पैसे के लोभ में या सत्ता के लालच में दल बदल कर लेते हैं। एक दल छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए, इस तरह से। तो हमें नए कानून के अनुसार दल बदलने वाले विधायक या सांसद, मतलब ऐसे कानून बनाने होंगे कि अगर कोई भी नेता दल बदलता है तो वो क्या करेगा कि उसको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ठीक है, इस नए कानून से जो दल बदल में है वो काफ़ी कमी आई भी है और भी आने की संभावना है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना पड़ता है। यानी कि जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा उसको ये सब डिटेल
जमा करानी पड़ती है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को राजनीति में जाने से रोका जा सके। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, चुनाव आयोग ने एक आदेश के द्वारा सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना तथा आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। यानी कि जो भी दल का सदस्य होगा, चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव के द्वारा होगा और उसको अगर वो टैक्स उसका भरना आवश्यक कर दिया है, कि दलों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, परंतु कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम कुछ सुझाव दे सकते हैं कि ये तो हमारे जो मैंने 3 बताए कि दल बदल को रोकना और आपराधिक प्रवृत्ति का ब्यौरा देना और रिटर्न भरना, ये तो लागू हो चुके हैं, ये तो हमारी सरकार के द्वारा उपाय किए जा चुके हैं दलों को सुधारने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सुझाव में हैं, यानी कि जो सिर्फ हम सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, उनको मजबूत बनाने के कुछ सुझाव भी दें। तो ये तो उपाय हैं जो हमारी सरकार के द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ सुझाव भी हैं जो हमारी सरकार को करने चाहिए, वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो आंतरिक कामकाज है उसको व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें और उसमें पार्टी में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें जो पदों के लिए खुला चुनाव कराएं और इस सब की व्यवस्था करना अनिवार्य है कि सभी दलों को समान अधिकार, दलों के सदस्यों को समानता का अधिकार मिले। फिर है, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में ज़रूर टिकट दें। ठीक है, इससे जो प्रमुख पद हैं उनमें औरतों को आरक्षण भी मिलना चाहिए। एक ये सुझाव है ताकि दलों को और अच्छे से सुधारा जा सके। फिर जो दल चुनाव जीतने के लिए बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, तो इसके लिए कि सरकार को चुनाव में पैसे खर्च करने चाहिए और यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में हो सकती है, जिससे जो भी उनके जो अनुपात में जो नगद पैसा दिया जाता है या वो बहुत ज़्यादा पैसों का मिसयूज़ करके मत प्राप्त करना चाहते हैं वो ना हो सके। ठीक है बेटा, तो इस लेसन में ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ये कुल लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें राजनीतिक दल का अर्थ, दल के गुण, दल के कार्य, उसकी ज़रूरत, उसके सामने चुनौतियाँ और दल को कैसे सुधारा जा सकता है, ये क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट में आते हैं बेटा। ठीक है, और इस लेसन में से 6 नंबर का पक्का आता है, तो ये लेसन तैयार कर लो, समझ लो 6 नंबर आपकी पक्का है। ओके।